हेलो गाइस, मेरा नाम एडवोकेट दिशांक है। आज हम जानेंगे आपका एमएसएमई के थ्रू आप कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं। आप अपने पैसों को अच्छे तरीकों से वसूल कर सकते हैं। बाकी तीन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए एमएसएमई के थ्रू जानते हैं आप कैसे पैसे को रिकवर कर सकते हैं। एमएसएमई कैसे बाकी चीजों से डिफरेंट है। एमएसएमई में जो आपकी पेमेंट है वो 45 डेज तक ही होल्ड करके सकता है। यानी कि मान लीजिए मैंने अपना जो माल है वो बायर को दिया, वो बायर मेरी 45 डेज तक ही मेरी पेमेंट रोक सकता है एमएसएमई में, और 46 डे पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ मेरी 45 डेज तक ही पेमेंट रोक सकता है। अब मान लीजिए मैंने कंसेंट दी कि आप मेरी पेमेंट 3 महीने बाद कर देना, वो 3 महीने के बाद भी मेरी पेमेंट करता है, या 3 महीने बाद भी नहीं पेमेंट करता, पर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 3 महीने के बाद से नहीं। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 45 डेज जब खत्म हो रहे हैं 3 महीनों के अंदर ही। तो 46 से ही मैं उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लेम कर सकता हूं। ये मैंडेटरी प्रोविजन है, आपका उसमें लगेगा। अब बात करते हैं इसमें इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में क्या होता है, जैसे बायर है वो एंट्री दिखाएगा कि मैंने दिशांक से आपका 10 लाख का माल लिया, ठीक है। तो अगर उसने वो मेरी पेमेंट नहीं करी तो उसको दिखाएगा कि मैंने इसकी पेमेंट नहीं करी, और अगर वो मेरी दिखाएगा तो उसकी वो एंट्री जो होगी वो डिसअलाउ हो जाएगी। एंट्री डिसअलाउ का होने का मतलब है यानी कि उसका जो 10 लाख का जो एक्सपेंडिचर था वो अब उसके प्रॉफिट में गिना जाएगा। प्रॉफिट में गिना जाएगा तो यानी कि उसे 10 लाख पे सरकार को आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें ये अब इसकी प्रोसीडिंग्स के बारे में जान लेते हैं। प्रोसीडिंग इसकी आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 साल तक चलती है, उससे भी पहले हो जाती है, इसकी इतनी रहती है। अब जानते हैं कौन कौन एमएसएमई के अंदर आता है, कौन कौन एमएसएमई के अंदर नहीं आता। इसमें आपके इंटरप्राइजेस आपका एमएसएमई के अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते। तो एमएसएमई में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस को उनके टर्नओवर और उनकी सेल्स के हिसाब से डिवाइडेड कर रखा है। माइक्रो में जिनके टर्नओवर आपका 0 से लेकर 5 करोड़ है सालाना, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 0 से लेकर 1 करोड़ है, वो माइक्रो में आते हैं। स्मॉल में इंटरप्राइजेस वो आते हैं जिनका टर्नओवर आपका 5 से लेकर 50 करोड़ है सालाना, और इन्वेस्टमेंट जो है उनकी 1 से लेकर 10 करोड़ तक है। और अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम में वो इंटरप्राइजेस आते हैं जिनकी टर्नओवर आपका 50 से लेकर 250 करोड़ है, और जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 से लेकर 50 करोड़ तक की है। और दोनों चीजें होना जरूरी है, यानी कि अगर एक की टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं है तो वो नहीं आएंगे। दोनों चीजें होना जरूरी है, सालाना की बात करी गई है, वो आते हैं। पर इसमें क्या है कि माइक्रो सिर्फ स्मॉल, माइक्रो मीडियम, माइक्रो इंटरप्राइजेस और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ये रिलीफ है। बाकी आपका ये मीडियम वालों को ये नहीं है। मीडियम वाले आपका 45 डेज की पेमेंट का रिलीफ नहीं ले सकते। अब जानते हैं कि एमएसएमई के जो केसेस होते हैं वो फाइल कैसे होते हैं। इसका जो है आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। एमएसएमई काउंसिल होती है, हर स्टेट वाइज बनी होती है, वहां आप फाइल कर सकते हैं। पर ये बात जानते हैं इसकी आपका जो फाइलिंग होगी वो आपकी इसकी ऑनलाइन फाइलिंग है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे इसकी वेबसाइट का नाम है एमएसएमई समाधान डिले पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, उसमें आपको मिल जाएगा। अब ये जानते हैं कि इसकी जुडिक्शन कहां बैठेगी, कहां पर इसका जुडिक्शन बनेगा, कौन सी जगह पे बनेगा। जहां सप्लायर है उसका जो प्लांट है, यानी कि उसका जो बिजनेस है वो कैरी करता है, वहां के हिसाब की जुडिक्शन बैठेगी। जैसे मान लीजिए मेरा जो साइकिल बनाने का काम है, साइकिल बनाता हूं मैं, और मेरी साइकिल बनाने का प्लांट मेरा मेरठ में है, तो मेरी जुडिक्शन कहां बैठेगी, मैं कहां केस फाइल कर सकता हूं, मेरठ एमएसएमई काउंसिल में फाइल करूंगा। कि कौन कौन से एमएसएमई में जाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है। तो पहली बात तो सप्लायर यानी कि एग्रीड पार्टी, जैसे मैं हो गया, तो मेरा उद्यम कार्ड होना जरूरी है, यानी कि उद्यम कार्ड आपका कंपलसरी है। दूसरा आपका इनवॉइसेस, जो भी आपने बायर को यानी कि जो सामने वाले जिससे पेमेंट लेनी है उसको आपने इनवॉइसेस दिए थे अपने बिल के माल के बदले में, जो बिल्स दिए थे, इनवॉइसेस उसके होना जरूरी है। परचेजिंग ऑर्डर जो उसने दिया है, मतलब जो उसने आपसे परचेजिंग ऑर्डर दिया होगा कि ये सामान लाकर दो मुझे, वो परचेजिंग, ये 3 चीजें होना जरूरी है। अब आप इन्हें ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं और आप अपना एमएसएमई में फिजिकली भी फाइल कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको बताए थे वो आप जमा करवा देते हैं, तो आपका एक एमएसएमई काउंसिल आपकी कंसिलेशन करवाएगी, सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगी। एक सरकार का आदमी बैठेगा और दोनों पार्टियों को बिठा के कहेगा कि आप ये मैटर को यहीं पर सॉल्व कर लो, मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाने की कोशिश करेगा। अगर आपका वहां सेटल हो जाता तो केस आपका वहीं खत्म हो जाएगा। बट अगर आपका जो बायर है यानी कि जो जिसने पैसे आपके होल्ड कर रखे हैं वो आपके पैसे नहीं देता और वो टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं मानता या आगे कंसिलेशन के प्रोसेस को मना कर देता है, देन आप आर्बिट्रेशन में आगे केस फर्दर प्रोसीड हो जाएगा। अब जब आपकी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स नहीं मानी जाएंगी, मतलब नहीं होती, तब आपका आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। अब आर्बिट्रेशन एमएसएमई ये जो केस है रेफर कर देगी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को। जो आर्बिट्रेशन में जो आपके एक एडजुडिकेशन की पावर आ जाती है, डिसीजन मेकिंग की पावर आ जाती है, बाइंडिंग डिसीजन जजमेंट अवार्ड करने की पावर आ जाती है, आर्बिट्रेशन अवार्ड करने की पावर आ जाती है। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो आपके जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो रिटायर्ड जजेस होते हैं या रिटायर्ड आईएएस होते हैं, मतलब अच्छे खासे आपके उनको फैसला देने वाले होते हैं। अब इसमें क्या होता है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाता है, उनके एफिडेविट्स दिए जाते हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स उनसे हैं, जो भी वो अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम
या रिटर्न स्टेटमेंट जो भी फाइल करेंगे सारे लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आएंगे और उनके बेस पे आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाएगा। किसके अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है, दोनों पार्टियों में से किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है या किसी के फेवर में भी हो सकता है। उसके बाद ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। अब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि मान लीजिए वो फेवर में चला जाता है, मेरे फेवर में केस चला गया, उसके बाद जो सिविल कोर्ट्स होंगी वहां पर मैं लिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए मेरे फेवर में 5 लाख का अवार्ड पास हो गया विद इंटरेस्ट, तो मैं उसकी एग्जीक्यूट यानी कि एग्जीक्यूशन का मतलब तामील कराने की जो पावर है वो सिविल कोर्ट्स के पास और कलेक्टर के पास आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि अगर मेरा बायर जो है, जो जिसने मेरे पेमेंट को होल्ड कर रखा है, उसके खिलाफ मैं 5 लाख की अवार्ड को लेकर जाऊंगा और उसके या तो मैं अकाउंट फ्रीज करवा दूंगा, या मैं उसे अरेस्ट करवा दूंगा, या मैं उसकी प्रॉपर्टी जितने भी उसके एसेट्स उसके नाम है उनको फ्रीज करवा दूंगा। तो एग्जीक्यूशन की पावर आ जाती है। आई होप आपको एमएसएमई की ये जो वीडियो है पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करिए।